बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जतोई के चैप्टर नंबर 10 की पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो में हम लेंस की जनरल एनाटमी और इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेंस हमें पता है कि एक ट्रांसपेरेंट बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसकी क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होती है। क्रिस्टलाइन अपीयरेंस बेसिकली हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लियर होता है, इसमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता। तो इसकी शेप बाई कन्वेक्स होती है, कुछ इस तरह से हमें साइड से इसकी शेप नज़र आती है और यह ट्रांसपेरेंट होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो हमें पता है कि ये सरफेस एक्टोडर्म से बनता है, जिसकी हम बात एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं कि लेंस पिट बनती है, फिर लेंस प्लेकोड बनता है और वो आगे आगे आके हमारे पास लेंस की फॉर्मेशन करवाता है। लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन आइरस एंड विट्रस। पीछे वाली साइड पर हमें पता है कि विट्रस प्रेजेंट होता है और आगे वाली साइड पर इसके आइरस प्रेजेंट होता है। अब ये ना एक फोसा के अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी सोसर शेप डिप्रेशन भी हम इसको कहते हैं। इस फोसा को हम कहते हैं पटेलर फोसा। इस फोसा के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसकी मैं इमेज भी लगा दूंगा साइड पे। इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। डायमेंशन की बात करें तो बर्थ पे इसकी जो इक्वेटोरियल डायमीटर होता है, इक्वेटर का क्या मतलब है कि ये वाला जो डायमीटर है ना, ये हम बेसिकली ना ये एंटीरियर एस्पेक्ट है लेंस का, ये पोस्टीरियर है और ये यहाँ पर जोन्यूज अटैच है ना, ये वो वाला पोर्शन है। तो जो इक्वेटोरियल डायमीटर होता है वो बर्थ पे 6.4 होता है, जबकि अडल्ट्स के अंदर 9 to 10 होता है। जबकि एंटेरो पोस्टीरियर 3.5 होता है और अडल्ट्स के अंदर 5 तक होता है। वेट की बात करें तो बर्थ पे 90 mg होता है और अडल्ट्स के अंदर ये 225 mg होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है ना, कॉर्टेक्स ये साइड वाला रीजन को कहते हैं लेंस का। कॉर्टेक्स वाले रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3 और जो न्यूक्लियस ये दरमियान वाले रीजन का होता है ना, वो 1.41 होता है। एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछें तो 1.39 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो जो एंटीरियर सर्फेस है ना, ये वाली एंटीरियर सर्फेस, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 होता है, 10 मिलीमीटर, और पोस्टीरियर सरफेस का 6 होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, वो बेसिकली हम स्फीयर के साथ इसको कंपेयर करके निकालते हैं। जितना ज़्यादा होगा ना हमारे पास ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, उतना ही कोई चीज़ कम कर्व होगी या कम कन्वेक्स होगी। एंटीरियर सरफेस चूँकि ज़्यादा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ये लेस कन्वेक्स है, जबकि जो पोस्टीरियर सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो ये ज़्यादा कन्वेक्स है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कर्वनेस से। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जो लेंस होता है वो 80% ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रांसमिट करता है, जिनकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को अब हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बाहर वाली साइड पे ना लेंस का कैप्सूल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखो ना, तो सबसे बाहर वाली साइड पे लेंस का ये सारा कैप्सूल होता है जिसके अंदर पूरा लेंस पड़ा होता है। अब इस कैप्सूल के बारे में वो कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होमोलोगस हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लेंस का सारा सब्सटेंस पड़ा होता है। इसके ऊपर ना ऐसे एपिथेलियल सेल्स एंटीरियर पोल के ऊपर पड़े होते हैं। जो एंटीरियर सरफेस है ना, उसके ऊपर ये सारे एपिथेलियल सेल्स पड़े हुए हैं। इन एपिथेलियल सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन के तौर पर ये लेंस कैप्सूल एक्ट कर रहा होता है। ये चीज़ यहाँ लिखी है कि इट इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन विच डेवलप फ्रॉम द लेंस एपिथेलियम। इसकी जो थिकनेस है वो एंटीरियर पोल पर देखो तो एंटीरियर पोल पे इसकी थिकनेस ज़्यादा है, जबकि जो पोस्टीरियर पोल है वहाँ पर इसकी थिकनेस कम है। लेकिन जो ये इक्वेटर्स हैं यहाँ पर भी इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट उसके बारे में ये कहते हैं कि ये परमिएबल होता है वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। एपिथेलियम की बात करें तो एपिथेलियम हम देख सकते हैं कि ये वाली जो एपिथेलियम है इसमें क्यूबॉइडल सेल्स की एक ही लेयर प्रेजेंट है। एक ही लेयर के क्यूबॉइडल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये इसके अंदर तमाम मेटाबॉलिक और माइटोटिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और इनका काम ये होता है कि ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, ये लेंस फाइबर्स की फॉर्मेशन करवाते हैं थ्रू आउट द लाइफ। यहाँ पर देखो तो ये वाले जो सेल्स होते हैं ना, ये डिवाइड होते रहते हैं, फिर ये इलोंगेट हो रहे हैं। यहाँ पर देखो ना, तो ये इक्वेटर के ऊपर आकर इलोंगेट हो रहे हैं। जब ये इलोंगेट होते हैं ना, तो ये आगे जाकर फिर लेंस फाइबर्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। यहाँ पर देखो तो लेंस फाइबर की फॉर्मेशन करवाते हैं। यहाँ से ये ऐसे फॉर्म होते रहते हैं। फिर यहाँ से ये फॉर्म होते होते जो पुराने वाले लेंस फाइबर होते हैं ना, वो न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं, यानी दरमियान वाले एरिया में मूव करते रहते हैं। हम ये कहते हैं कि जो कॉर्टेक्स यानी जो साइड वाले फाइबर्स होते हैं ना, वो अभी बने होते हैं, यानी न्यूली फॉर्म्ड होते हैं, और जो न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं ना, वो पुराने वाले फाइबर्स होते हैं। तो लेंस फाइबर में वही बात डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हम कॉर्टेक्स या न्यूक्लियर फाइबर में पढ़ते हैं। ये कॉर्टिकल फाइबर्स होते हैं और न्यूक्लियर फाइबर होते हैं। ये एंटीरियर एपिथेलियल सेल से बनते हैं। ये सेल जो होते हैं पहले एलोंगेट करते हैं और फिर लेंस फाइबर्स की फॉर्मेशन करवाते हैं और फिर ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ मूव करते हैं। सेंटर में हमारे पास ओल्डर फाइबर्स होते हैं और पेरिफेरी पे हमारे पास न्यूली फॉर्म फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट जोन्यूल्स, हमें पता है कि लेंस की साइड्स पे ऐसे जोन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये अटैच होते हैं सीलियरी बॉडी की जो पार्स प्लाना और पार्स प्लाइकेटा वाला नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है, उसके साथ ये अटैच होते हैं और ये हमें पता है कि ये अकोमोडेशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं।
तो ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो कैप्सूल पढ़ा, एपिथेलियम पढ़ी, फाइबर्स पढ़े और जोन्यूल्स की बात की। नेक्स्ट वो बात करते हैं कुछ कंपोजिशन की कि इसमें ज़्यादातर वाटर होता है, उसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं। अब इन प्रोटीन्स को याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये वाली जो प्रोटीन्स होती हैं ना, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे इम्यून सिस्टम से छुपी होती हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता कि हम उसको एज अ सेल्फ लें। एज अ सेल्फ नहीं लेते हम इसको। अगर लेंस रप्चर हो जाए तो जो हमारी बॉडी का रिएक्शन होगा वो एज अ फॉरेन एंटीजन होगा इन प्रोटीन्स के अगेंस्ट। तो ये बात ये आपने ज़रूर याद रखनी है कि अगर लेंस रप्चर हो जाए तो ये वेरी डेंजरस कंडीशन होती है। क्यों डेंजरस कंडीशन होती है? क्योंकि हम इसको एज अ सेल्फ प्रोटीन नहीं ले रहे होते, इसको हम एज अ फॉरेन प्रोटीन ले रहे होते हैं। फॉरेन प्रोटीन क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है तब ये वाली प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम से हिडन पाई जाती हैं। तो इस वजह से इनको याद रखना ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो एक्वस ट्यूमर है वो इसके जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, उसके अलावा जो इसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे होते हैं लेंस के अंदर से, उसको भी ये निकाल रहा होता है। अब कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज हो रहे होते हैं? इसके अंदर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है, उसके अलावा एग्जॉस HMP पाथवे हो रहा है और उसके अलावा एरोबिक क्रेब साइकिल इसके अंदर हो रही होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि रिफ्रैक्टिव पावर कितनी होती है। नॉन अकोमोडेटिव फॉर्म के अंदर जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो 15 से 20 डायोप्टर्स होती है। यानी इसकी एबिलिटी होती है कि ये लाइट को कितना बेंड कर सकता है, इसको हम रिफ्रैक्टिव पावर बोलते हैं। सो 15 to 20 डायोप्टर्स आपने याद रखना है। अकोमोडेशन क्या होती है? अकोमोडेशन हमें पता है कि जब हम कोई भी चीज़ पास से देखते हैं तो हमारा जो लेंस होता है वो मोटा हुआ होता है, और जब हम कोई चीज़ दूर से हमने किसी चीज़ पर फोकस करना हो तो हमारा जो लेंस है वो फ्लैट हुआ होता है। तो इस एबिलिटी को हम अकोमोडेशन बोलते हैं। अब बर्थ पे जो अकोमोडेशन की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी 14 to 16 डायोप्टर्स होती है। 25 ईयर्स ऑफ एज में 7 to 8 डायोप्टर्स होती है और 50 एज में हमारे पास 1 to 2 डायोप्टर्स तक ये अकोमोडेशन पावर होती है। फंक्शंस की बात करें तो ये अपनी क्लैरिटी को मेंटेन रखता है, उसके अलावा ये रिफ्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि हम करते हैं ना कि रिफ्रैक्टिव पावर जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो कॉर्निया प्रोवाइड करता है, क्योंकि एयर और कॉर्निया के दरमियान का जो डिफरेंस होता है ना वो ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो अकोमोडेटिव सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है ना वो लेंस होती है, सॉरी रिफ्रैक्टिव पावर। सो लेंस दूसरे नंबर पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव पावर प्रोवाइड कर रहा होता है आफ्टर कॉर्निया। नेक्स्ट अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन हमने कहा कि ये नियर विजन या फार विजन के लिए ज़रूरी होती है, वो प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसके अलावा ये अल्ट्रावायलेट रेस को भी एब्जॉर्प्शन और उसकी भी एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। सो ये इसके फंक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट से हम कैटरैक्ट को डिटेल से समझेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।